Hello everyone, good evening. Welcome back to my channel सिमरन रंगवानी क्वांट बाय सिमरन। आज लेक्चर फिर से रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी फरमाइश के हिसाब से हो रहा है और मैंने सबसे ये भी पूछा कि आगे लेक्चर्स कंटिन्यू करने हैं या नहीं करने, तो सबके रेस्पॉन्स यही आए हैं कि हाँ, हमें ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यूएशन में चाहिए, सारे चैप्टर्स चाहिए। तो कोई बात नहीं, आपके लिए ये भी करेंगे, साथ में मैनेज करेंगे, क्योंकि मैंने आपको जैसे बोला कि मैंने खुद की क्लासेस भी यहाँ पर स्टार्ट की है, तो उस पर भी मुझे अपना ध्यान देना है। लेकिन कैसे भी मैनेज करके आपके लिए कुछ थोड़े थोड़े टाइम में रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप तक पहुँचाना, ये मेरा ड्यूटी रहेगी। होप सो आपने रेशो एंड प्रोपोर्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 बहुत अच्छे से देखा होगा और समझा होगा। अब आज पार्ट 3 जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो जिन लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 पार्ट 2 को देख लें, उसके बाद पार्ट 3 पे आएँ, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 कंसेप्चुअल था, वो सारे कंसेप्ट्स बिल्डअप करने के लिए था। अगर वो आपको समझ में आ गया होगा तभी जाकर आज का जो लेक्चर है वो आपको समझ में आएगा। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था उसी को ही कंटिन्यूएशन में आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे समझाए थे कि अगर कुछ नंबर है, उनका एक रेशो दिया गया है, उसमें कुछ इंक्रीज कर दिया जाए या डिक्रीज कर दिया जाए तो रेशो ये बन जाता है। उसको करने का मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका भी बताया था और एक बेसिक तरीका भी बताया था। आज हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट तरीका सीखने जा रहे हैं जिसे हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ये क्या होता है, कब यूज करना है, कहाँ पर यूज करना है, वो सारी की सारी बातें मैं एक एक क्लियर करूंगी। आपको जरा सा भी इस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये होता क्या है, इसको करते कैसे हैं, इसको लगाना कब है, सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करूंगी। तो पहली बात तो ये कि ये मेथड आता हर किसी को है कि हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट करना कैसे है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये होता है कि क्वेश्चन को पढ़ के पता लग पाना कि क्रॉस प्रोडक्ट मेथड यहाँ पर लगाना है, वो आना सबसे इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड के अंदर भी बहुत सारी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें छुपी हुई हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता। लेकिन आज मैं आपके सामने सारे के सारे जो इसके राज हैं, हम कह लें, जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूंगी, आपको समझाने की कोशिश करूंगी। एक क्वेश्चन लेते हैं और क्वेश्चन की मदद से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक क्वेश्चन बोल दूं, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि दो नंबर हैं, उनका रेशो 4:5 है। मैं यहाँ पर उस क्वेश्चन को लिख ही देती हूँ ताकि बातें क्लियर हो जाए। रेशो ऑफ टू नंबर्स is 4:5. If 4 is added in each number, then ratio becomes 5:6. Find original numbers. इस सवाल को देख के पहले तो आपको ये अंदाजा आ गया होगा कि ये अगर जो लास्ट लेक्चर जिन जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा उनको पता लग गया होगा कि इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से आराम से किया जा सकता है। दूसरा, आपको रेशो देख के भी पता लग गया होगा कि पहले 4:5 था, दोनों में 4 बढ़ने पे बन गया है 5:6, एक से बड़ा है, यानी कि यहाँ पर एक की वैल्यू कितनी होगी 4, और 4 × 4 हो जाएगा कितना 16, और 4 × 5 हो जाएगा कितना 20। ये जिन जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर पढ़ा है वो बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। मैंने कहा वो तरीका है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये तरीका आना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आगे चल के जो हमारा एक चैप्टर कहीं ना कहीं इसका ही पार्ट रहता है एजेस, वहाँ पर आधे से ज़्यादा क्वेश्चन इसी मेथड से सॉल्व होते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से समझने की कोशिश करना कि लगाते कैसे हैं, करते कैसे हैं।
सबसे पहली चीज कि मुझे यहाँ पर इस चीज को ऑब्जर्व करना है कि क्या मेरे को 2 रेशो दिए गए हैं। सबसे पहली कंडीशन क्रॉस प्रोडक्ट मेथड की होती ही यही है कि मुझे कम से कम यहाँ पर क्या 2 रेशो अवेलेबल होने चाहिए। मुझे पता है 2 रेशो दिए गए हैं। क्वेश्चन में बोला है रेशियो ऑफ 2 नंबर्स इज 4:5। 2 नंबर है जो उनका रेशो है वो क्या है 4:5। If 4 is added in each number, अगर दोनों नंबर में 4 जोड़ दिया जाए then ratio becomes 5:6। ऐसा करने पे जो रेशो है वो क्या बन जाता है 5:6। फाइंड द ओरिजिनल नंबर। तो हमें क्या निकालने की बात कर रहा है ओरिजिनल नंबर। आपको सिर्फ यहाँ पर ऑब्जर्व करना है मुझे कि मैं क्या कर रही हूँ। मैंने सबसे पहले जो मेरा ओल्ड रेशो था वो लिख दिया कितना 4:5। फिर मुझे न्यू रेशियो जो दिया गया है 4 ऐड करने के बाद वाला वो क्या दिया है 5:6। तो मैंने वो भी लिख दिया यहाँ पर 5:6। ऐसा करना ये क्यों हुआ उसके पीछे कारण क्या था। पहले रेशियो 4:5 था अब बन गया 5:6। ऐसा क्यों हुआ क्योंकि मैंने दोनों में कितना कितना ऐड किया है 4। तो मैंने यहाँ पर भी लिख दिया 4 और यहाँ पर भी लिख दिया कितना 4। अब क्या करना है इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई यानी 5 × 5 ये करना है और 4 × 6 ये करना है। इसमें से इसको क्या कर देना है माइनस कर देना है। 5 × 5 कितना होता है 25। 4 × 6 कितना होता है 24। तो कितना आ जाएगा 1। इसमें से इसको यानी बड़े में से छोटे को ही माइनस करना है। इस चीज की टेंशन नहीं लेनी है कि कभी ये छोटा आ गया फिर इसमें से बड़ा को कैसे माइनस करें। उस चीज की टेंशन नहीं लेनी है। माइनस में आंसर आए तो भी उसको किस में कंसिडर कर लेना प्लस में। इन शॉर्ट आपको बड़े में से ही छोटे को माइनस करना है। ये मेरा आ गया क्या 1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई इसको इससे मल्टीप्लाई 5 × 4 और 4 × 6 तो ये हो गया कितना 20 - 24। अभी देखो ये लेकिन बड़े में से छोटे माइनस करना है। मैंने कहा आएगा कितना मेरा 4। अब ये 1 और ये 4 क्या बता रहा है मुझे। ये 1 ये बता रहा है कि यहाँ पर रेशो में इस रेशो की बात हो रही यहाँ पर रेशो में 1 की वैल्यू कितनी है 4। यानी रेशो में इस वाले जो ऊपर वाला जो रेशो होता है उसकी यहाँ 1 की वैल्यू कितनी आई है 4। 1 की वैल्यू अगर 4 है मुझे ओल्ड नंबर इनिशियल नंबर का ही पूछा था तो 4 की वैल्यू कितनी होगी तो 4 × 4 कितना हो जाएगा मेरा 16। 5 की वैल्यू कितनी होगी तो 5 × 4 कितना हो जाएगा मेरा 20। ये मेरे आंसर आ गए। क्या बात समझ में आ रही है। यानी यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला उस चीज को हमें समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है। पहली चीज तो मुझे 2 रेशो दिए होने चाहिए। इस क्वेश्चन में मुझे 2 रेशो दिए गए थे। पहला रेशो 4:5 दूसरा रेशो 5:6। दूसरी बात यहाँ पर मुझे ये दी गई थी एक रेशो जिसमें कुछ चेंज किया और उसकी वजह से रेशो बदल गया। जब भी ऐसी सिचुएशन होगी तब हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। या फिर मैं यूं कह लूं कि जब मुझे 2 रेशो दिए जाएं और उसका कोई वर्टिकल डिफरेंस निकाला जा सकता हो। वर्टिकल यानी इसमें से इसको माइनस करूं तो ये आए इसमें से इसको माइनस करूं तो ये आए। जब भी ऐसी सिचुएशन होती है उस केस में हम बहुत आसानी से क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। फिर से रिपीट कर दूं कब लगा सकते हैं जब मेरे पास 2 रेशो दिए गए हैं उन दोनों रेशो का डिफरेंस दिया गया है और वो डिफरेंस वर्टिकली फॉर्म में निकाला जा सकता है। उस केस में हम क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर मुझसे कुछ लोग ये बोलते हैं कि अगर मैं इस रेशो को ऊपर और इस रेशो को नीचे लिख दूं तो मैंने कहा हमेशा ध्यान रखना वैल्यूज जो यहाँ निकलती है वो ऊपर वाले रेशो की ही निकलती है। वैल्यूज जो भी आएंगी वो किसकी आएंगी ऊपर वाले रेशो की ही आएंगी। अगर आप इसको ऊपर और इसको नीचे लिखोगे तो जो वैल्यूज आएंगी वो नए वाले की आएगी पुराने वाले की आएगी क्या नहीं। वो भी मैं आपको यहाँ पर निकाल के दिखा देती हूँ। होप सो आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी। तो यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो मैंने कहा अब इसी को अगर मैं उल्टे फॉर्म में लिखती तो क्या होता उस चीज को भी समझ लो। मैंने कहा अब मेरा मन ये
कह रहा है कि मैं ना ओल्ड को ऊपर ना लिखूं, क्वेश्चन में मुझसे ओरिजिनल नंबर ना पूछ के क्वेश्चन में पूछा है बताओ न्यू नंबर क्या है। तो फिर क्या करें, मैंने कहा आप चाहो, क्योंकि मैंने आपसे कहा जो रेशो ऊपर होता है उसकी वैल्यू निकलती है। अब मुझे पुराने वाले क्वेश्चन में ओरिजिनल यानी ओल्ड नंबर पूछा था, इसीलिए मैंने ऊपर क्या लिखा था, ओल्ड नंबर। लेकिन अब मुझसे कौन सा पूछ रहा है, न्यू नंबर, तो मैं ऊपर किसको लिखूंगी, न्यू नंबर के रेशो को। तो न्यू वाला जो रेशो है वो मुझे क्या दिया गया है, 5:6। ओल्ड वाला जो रेशो है वो क्या दिया गया था, 4:5। डिफरेंस तो अभी भी 4 है। इन दोनों को अगर मैं इसमें से इसको माइनस करूं तो यहाँ पर 4 ही आएगा। इससे कोई लेना देना नहीं है कि ये प्लस में है या माइनस में है। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है कि दोनों में चेंज जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। इसमें भी 4 और इसमें भी 4, इसमें भी बढ़ रहा है और इसमें भी बढ़ रहा है, सेम हो रहा है। तब तक कहानी में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि या मैं प्लस लिखूं या माइनस लिखूं, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि चीजें बढ़ रही हैं या घट रही हैं। दोनों में अगर सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है तो कोई साइन लगाने की जरूरत नहीं है। दोनों में यहाँ पर बढ़ रहा था इसीलिए हम यहाँ पर कोई भी साइन नहीं लगाएंगे। दोनों में यहाँ घट रहा होता तब भी कोई साइन नहीं लगती। साइन तब लगाना है जब एक में बढ़े और एक में घटे। आर यू गेटिंग मी? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? साइन की यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। कब तक नहीं है? जब तक सेम कांड हो रहा है, सेम इम्पैक्ट पड़ रहा है। इसमें भी बढ़ रहा है और इसमें भी बढ़ रहा है। अगर इसमें भी घट रहा है और इसमें भी घट रहा है तब भी मुझे यहाँ कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर प्लस माइनस कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा ही ध्यान रखना है। फिर से वही चीज करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। अब मैं थोड़ा सा मेंटली मल्टीप्लाई करूं। 5 × 5 कितना, 25। 6 × 4 कितना, 24। 25 में से 24 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। 4 × 4 कितना होता है मेरा, 16। 5 × 4 कितना होता है, 20। और 20 में से 16 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, 4। यानी 1 की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, 4। 1 की वैल्यू 4 है, मुझे 5 की वैल्यू निकालनी है तो कितनी हो जाएगी, 5 × 4 कितना हो जाएगा, 20। 6 की निकालें तो कितना आ जाएगा, 24। मेरे जो ओल्ड नंबर आ रहे थे वो आ रहे थे 16 और 20। तो भाई ओल्ड अगर 16 है और उसमें 4 जोड़े तो ये 20 बनता है। ओल्ड अगर 20 है उसमें 4 जोड़े तो ये 24 बनता है। यही नंबर यहाँ से हमारे आ रहे हैं। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्लियर है? यानी जब अगर मुझे वो न्यू नंबर पूछेगा तो मैं ओल्ड रेशो को उल्टा कर दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जरूरी नहीं है कि जो मेरा इनिशियल रेशो है वो मुझे ऊपर ही लिखना है। ऐसा कहीं पर भी किसी भी किताब में अगर लिखा भी है तो भी गलत है भाई। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। हमें इतना खुद का सेंस खुद डेवलप करना है कि भाई यहाँ पर रेशो में वैल्यू किसकी निकलती है, ऊपर वाले की। अब ऊपर वाले रेशो की वैल्यू निकलती है तो अब ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में जो पूछेगा मैं वो लिखूं। मैं क्यों लिखूं ओल्ड रेशो, क्यों मैं मेहनत फालतू की करूं। मुझे यहाँ लिखा गया था न्यू रेशो तो मैंने ऊपर किसको लिख दिया, न्यू रेशो को। आर यू गेटिंग मी? क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है, कैसे लगाना है और कब लगाना है, वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियरली समझा दी हैं। इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस हम और कर लेते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इसी से रिलेटेड थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके मान लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है, रेशियो ऑफ एजेस ऑफ A and B is 3:5. After 6 years, it becomes 5:7.
ratio of ages of A and B is 3:5. After 6 years it becomes 5:7. Find their age after 4 years. हमें क्वेश्चन में दिया गया है ए और बी की प्रेजेंट एज का, जब इसकी बात हो रही है यानी प्रेजेंट की बात कर रहा है, प्रेजेंट एज का जो उनका रेशो है वो कितना है 3:5. 6 साल के बाद उनके एज का रेशो बन जाता है क्या 5:7. तो बताओ 4 साल के बाद, अब ये 4 साल के बाद कभी भी बात कर रहा है यानी वो प्रेजेंट से 4 साल के बाद की बात कर रहा है, या 4 साल पहले की बात करेगा तब क्या होगा प्रेजेंट से 4 साल पहले की. लोगों को यहाँ पर ये कंफ्यूजन होता है कि वो फ्यूचर में जाके फिर उसका 4 साल, नहीं, प्रेजेंट से 4 साल, प्रेजेंट से 4 साल के बाद उसकी एज का रेशो क्या होगा. अब इस केस में मुझे पहले उनका क्या निकालना पड़ेगा, सीधा सा लॉजिक लगना चाहिए कि मुझे उनकी सबसे पहले क्या चाहिए प्रेजेंट एज चाहिए, उसके बाद ही मैं 4 साल के बाद की एज निकाल सकती हूँ. और क्वेश्चन को पढ़ के मुझे पता लगना चाहिए कि क्या इसमें क्रॉस प्रोडक्ट लग सकता है. हाँ बिल्कुल लग सकता है. यहाँ पर ए और बी की प्रेजेंट एज का रेशो पता है, उनकी 6 साल के बाद यानी 6 साल जोड़ने के बाद उनका रेशो क्या बन जाता है 5:7. मैंने अभी ये भी कहा कि जब मुझे 2 रेशो दिए गए हैं उन दोनों रेशो का अगर मैं वर्टिकल डिफरेंस निकाल सकती हूँ, वर्टिकल डिफरेंस में 6 ही दिया गया है ना, वर्टिकल डिफरेंस अगर मैं निकाल सकती हूँ तो वहां पर क्रॉस प्रोडक्ट आराम से लग सकता है. अब मैंने कहा कि मुझे यहाँ पर उनकी पहले क्या चाहिए प्रेजेंट एज चाहिए, यानी मुझे यहाँ पर उनका पहले कौन सा रेशो लिखना पड़ेगा, ऊपर कौन सा रेशो लिखूं ओल्ड रेशो लिखूं, क्योंकि ओल्ड रेशो यानी वो किसका रेशो है उनकी प्रेजेंट एज का, और जो ऊपर रेशो होता है उसी की वैल्यूज मुझे मिलती हैं. तो मैंने यहाँ पर उनका प्रेजेंट का रेशो दिया गया था कितना 3:5 लिख दिया. 6 साल के बाद तो प्लस 6 इयर्स के बाद का रेशो क्या दिया गया है हमें 5:7. ये रेशो पहले 3:5 था, प्रेजेंट में 3:5 है, 6 साल के बाद ये इतना हो जाएगा, यानी इनका जो डिफरेंस है वो कितने कितने का है 6 का है. मैंने क्या बताया, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 3 × 7 कितना होता है 21, 5 × 5 कितना होता है 25, 25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा भाई 4. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि 5 × 6 कितना होता है मेरा 30, 7 × 6 कितना होता है 42, 30 और 42 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 12. अब मैं थोड़ा सा यहाँ से दिमाग लगाऊं, सीधा सीधा इसका इनका जो डिफरेंस है डायरेक्टली 7 में से 5 का कितना है 2, 2 × 6 कर दो 12, तभी भी क्योंकि दोनों नंबर क्या है सेम है. इसको इससे मल्टीप्लाई करके माइनस करूं, इसको इससे मल्टीप्लाई करके फिर माइनस करूं, दोनों नंबर अगर सेम है तो उस केस में छोटा सा दिमाग लगाओ, इसमें से इसको माइनस करो, जो भी बड़ा है छोटे में से माइनस कर दो, 7 में से 5 जाएगा कितना 2, 2 × 6 कर दिया कितना आ जाएगा 12. यानी यहाँ पर मेरी 4 की वैल्यू कितनी आ गई है 12. 4 की वैल्यू 12 आई तो पहले तो मैं 1 की वैल्यू निकाल लूं. 4 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो 12 डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे यानी कितना आ जाएगा 3. 1 की वैल्यू मुझे मिल गई कितनी 3. अब मुझे वैल्यूज किसकी मिलती है ऊपर वाले रेशो की, ऊपर वाले रेशो की 3 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 3 है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9, 5 की वैल्यू 3 × 5 कितना हो जाएगा 15. ये मुझे क्या मिली इनकी प्रेजेंट एज मिली. लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है उनकी 4 साल के बाद की एज बताओ, तो प्रेजेंट में अगर ए 9 साल का है तो 4 साल बाद कितना होगा भाई, प्लस कर दो 4 कितना हो जाएगा 13 साल का हो जाएगा. यहाँ लिख देती हूँ मैं 13. ये 15 साल का है, 4 साल के बाद कितना हो जाएगा तो भाई 19 साल का हो जाएगा. यानी मेरा आंसर कितना आ गया 13 और 19. क्या बात समझ में आ रही है, आर यू गेटिंग मी, सारी चीजें क्लियर हो रही है. मैं ऑपोजिट वाला भी बताऊंगी, टेंशन मत लो, लेकिन जो बात अभी तक मैंने समझाई है वो आप लोगों को क्लियर है, होप सो ऐसा मुझे लग रहा है. चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं. अभी तक जितने क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने दोनों जो क्वेश्चन लिए उनमें इम्पैक्ट जो पड़ रहा था वो सेम पड़ रहा था, यानी दोनों में या तो बढ़ रहा था या तो घट रहा था, इस तरीके की सिचुएशन थी. लेकिन कभी कभी सवाल ऐसा आता है जिसमें एक चीज बढ़ रही होती है और एक चीज घट रही होती है, तो उस केस में क्या किया जाए,
तो भाई एक क्वेश्चन वैसा ले लेते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, रेशियो ऑफ टू नंबर्स is 3:4. If 4 is added in first number and 4 is subtracted from second number, then find original number. दो नंबर हैं जिनका रेशो क्या है 3:4 है. पहले वाले नंबर में 4 जोड़ दें और दूसरे वाले नंबर में से 4 घटा दें तो रेशो, यहां लिख देती हूं, मैंने लिखा नहीं. रेशो बिकम्स, उसका जो रेशो है वो बन जाता है 4:3. फाइंड द ओरिजिनल नंबर, क्वेश्चन में ही लिखा है. फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ. रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 3:4. इफ 4 इज एडेड इन द फर्स्ट नंबर and 4 is subtracted from the second number, then the ratio becomes 4:3. फाइंड द ओरिजिनल नंबर. एक में 4 को जोड़ना है और दूसरे में से 4 को घटाना है और ऐसा करने पे जो नया रेशियो आता है वो क्या आता है 4:3 आता है. पहले मैं इसको आपको बेसिक से करके दिखाऊंगी और फिर इसमें मैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड आपको बताऊंगी ताकि आपको चीजें ज्यादा समझ में आए. मैंने कहा पहले क्या रेशियो था 3:4, तो मैं 3 के इसमें जोड़ने की बात करा तो मैंने क्या कर दिया 4. इसका कितना था 4 के, इसमें क्या करना है घटाना है. घटाना कितना है 4. और ऐसा करने पे रेशियो क्या बन गया था 4:3. यही सिचुएशन है, ये मैंने आपको बेसिक सिखाया था. मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको 3 से इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 9k प्लस 3 × 4 कितना होता है 12. 16k माइनस कितना हो जाएगा 16. अब मैं क्या करूं -16 को इधर ले लें तो कितना हो जाएगा टोटल मिला के प्लस का हो जाएगा तो 28. उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो कितना बचेगा 7k. तो k = 7 से कितनी बार यानी k की वैल्यू कितनी आ गई मेरी 4. k की वैल्यू 4 आ गई. मुझसे ओरिजिनल नंबर पूछे गए हैं, ओरिजिनल नंबर पूछे गए हैं तो 3 × 4 कितना हो जाएगा मेरा 12 और 4 × 4 यानी कितना हो जाएगा 16. तो मेरा आंसर क्या आ गया 12 और 16. अब इसी को अगर मुझे क्रॉस प्रोडक्ट से करना है तो मैं कैसे करूं उस चीज को समझते हैं. मैंने कहा अब मुझे ओरिजिनल नंबर पूछा है तो मैं ओरिजिनल नंबर को ऊपर लिखूंगी. ओरिजिनल नंबर का रेशियो क्या था 3:4. न्यू नंबर का रेशियो क्या दिया गया है हमारे पास 4:3. अब यहाँ पर खास ध्यान रखना है, यहाँ पर अब साइन की इंपॉर्टेंस है. साइन की इंपॉर्टेंस भी क्या है, साइन लगाना है नहीं लगाना उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. बस इतना हमारी समझने के लिए मैं लगा रही हूँ कि पहले वाले नंबर में जोड़ने की बात करा तो मैंने लिख दिया कितना प्लस, दूसरे वाले में घटाने की बात करा इसलिए मैंने लिख दिया कितना -4. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. 3 × 3 9, 4 × 4 16. 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा भाई 7. ठीक है 16 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 7. इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई. अब 4 × 4 कितना होता है 16. 3 × 4 कितना होता है 12. एक ही बात ध्यान रखनी है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन बढ़ रहा है कौन घट रहा है. सिर्फ एक ही बात का ध्यान रखना है जब ऑपोजिट कांड हो रहा है. यहाँ पे कांड मतलब यहाँ पर ऑपोजिट चीज हो रही है. अभी तक जो सवाल कर रहे थे उसमें सेम इम्पैक्ट पड़ रहा था, यहाँ तो दोनों बढ़ रहे थे या दोनों घट रहे थे. लेकिन यहाँ पर एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है. जब भी ऐसी सिचुएशन है तो जो नीचे वाला क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं, ये वाला जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसमें माइनस ना होकर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है. सिर्फ इतनी सी ही बात का ध्यान आपको रखना है. तो 4 × 4 मेरा कितना हो जाएगा 16 और 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 और 12 + 16 मिलकर कितना बनता है 28. यानी इस 7 की वैल्यू कितनी आई है मेरी 28. 7 की वैल्यू 28 है, यहाँ पर निकाली थी मैंने. 7 की वैल्यू अगर 28 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी. 7 की वैल्यू अगर 28 है तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4. 4 × 3 कितना होता है 12. 4 × 4 कितना होता है 16. क्या बात समझ में आ रही है. मैंने बोला ना क्रॉस प्रोडक्ट
देखने को बहुत जगह मिलेगा, बहुत तरीके से मिलेगा, लेकिन ये चीज़ें आई डोंट नो आप लोगों को किसने बताई है नहीं बताई, लेकिन मैं बता दूं क्रॉस प्रोडक्ट एक ऐसी चीज़ है जिसको अगर गहराई से समझ लिया तो बहुत जगह काम आता है। सिर्फ एक पर्टिकुलर कुछ क्वेश्चन में नहीं, बहुत सारी जगह पर ये काम आता है। डिपेंड करता है कि आपने इस मेथड की डेप्थ में कितना गए हो, इसको आपने कितना अच्छे से समझा है। आपने देखा कि मैंने यहाँ चाहे बढ़ रहा था यहाँ घट रहा था, मैंने यहाँ पर शुरू से लेके कोई साइन की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। साइन यहाँ पर भी मैंने सिर्फ इसलिए आपके लिए लगाया ताकि आपको ये बात याद रहे कि हाँ यहाँ ऑपोजिट कांड हो रहा है, और जब भी ऑपोजिट होगा तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि जो नीचे वाला ऊपर वाला तो सेम प्रोसेस है, सब जगह सेम ही रहेगा, चाहे बढ़े घटे, एक बढ़े एक घटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो नीचे वाला जो पार्ट है उसमें सिर्फ एक चेंज होता है कि जब भी ऑपोजिट होगा तब क्या करना है, प्लस करना है। होप सो आपको यहाँ तक की सारी बातें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, तो होप सो आपको सारी की सारी बातें अच्छे से समझ में आई। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड होता क्या है आप लोगों ने अच्छे से समझा। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, जो भी मटेरियल आपके पास है, कोई भी बुक्स आपके पास हैं या जहाँ से भी आप रेफर कर रहे हो, या नेट पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे अवेलेबल होते हैं रेशियो प्रपोर्शन के, तो आपको ऐसे क्वेश्चंस ढूंढ के क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जहाँ जहाँ अप्लाई हो रहा है वहाँ वहाँ लगाना है। जहाँ नहीं कुछ अप्लाई हो रहा है तो बेसिक तरीका जो मैंने बताया है उससे वो चीज़ें करने की कोशिश करनी है। अब आपने ये चीज़ देखी होगी कि इस क्वेश्चन को करने के मैंने आपको इतने सारे तरीके बता दिए। एक मैंने बेसिक तरीका जो बताया उससे भी किया जा सकता है, एक मैंने आपको स्मार्ट तरीका बताया था वो भी आप कर सकते हो, तीसरा मैंने अभी आपको आज जो सिखाया है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी लगाया जा सकता है। यानी डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छे से उन चीज़ों को समझा है। एक क्वेश्चन को करने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग्जाम टाइम पे जो हमारे लिए जो सबसे कम टाइम लगा है, क्योंकि हमारे पता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं उसमें वैल्यू टाइम की ही होती है। तो ऐसा मेथड जो हमको कम टाइम में, हमारा कम टाइम में हो रहा है, हमें उस पर फोकस करना है। हमें ये नहीं देखना है कि तीसरा पर्सन किससे कर रहा है, दूसरा पर्सन किससे कर रहा है। मुझे सिर्फ अपने पे फोकस करना है कि कौन सा मेथड मेरे लिए सूटेबल है, कौन से मेथड में मुझे कम टाइम लग रहा है, क्योंकि एग्जाम जो क्वालिफाई करना है वो मुझे करना है, किसी दूसरे पर्सन को नहीं करना है। और एज IBPS का कैलेंडर तो आप सबको पता ही है, आ ही गया है। तो अब यही टाइम है, यही पीरियड है, यही दौर है जिसमें आप लगन से तैयारी एकदम जोर शोर से एकदम शुरू कर दो, पूरी अपनी मेहनत लगा दो, जोर लगा दो कि इस साल तो एग्जाम को निकालना ही है। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट है कि भाई आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे उतनी ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगी, जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेटेड फील करूँगी कि हाँ और अच्छे वीडियो बनाया जाए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लाया जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ जहाँ जिस भी तरीके से शेयर कर सकते हो, इंस्टा के थ्रू या व्हाट्सएप स्टोरीज के थ्रू, किसी भी तरह से जैसे भी आपको अच्छा लगे आप शेयर करें। और दूसरी चीज़ कि आपको अगर इतनी चीज़ें समझ में आ रही हैं तो भाई लाइक की बहुत कमी है, तो लाइक भी वीडियो को ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।